जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं वार्षिक प्रश्न पत्र 2020 के अंतर्गत इस वीडियो में हम 4 अंक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर 4 अंक का पहला प्रश्न है, अर्थात प्रश्न पत्र के अनुसार 15वां प्रश्न है। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर समुच्चय AV सच दैट B बराबर A धन 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमें इसको बतलाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। तो जो समुच्चय दिया गया है इसको हम मान लेते हैं कि A बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा संबंध जो R है वो क्या है, R बराबर AV इस तरीके से है कि B बराबर A धन 1। तो यहां पर हम R, तो इस प्रकार जो R समुच्चय बनेगा उसमें जो अवयव होंगे उनको हम देखते हैं। यदि A का मान हम 1 रखें तो B का मान क्या हो जाएगा, 1 धन 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम A का मान 2 रखते हैं तो B का मान 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो B का मान 4, 4 रखेंगे तो 5 और 5 रखेंगे तो 6। अब हम इसमें A का मान 6 नहीं रख सकते क्योंकि जो B का मान होगा 7 वो दिए गए समुच्चय में नहीं है। स्वतुल्य के लिए देखते हैं, चूंकि 1 2 3 4 5 और 6 ये किस में है, हमने देखा A में है। तो हमें दिया गया था 1 2 3 4 5 6, तो जो भी इसके अवयव हैं वो किस में बिलोंग करेंगे, A में बिलोंग करेंगे। तो स्वतुल्य की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेकिन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 यह किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए था, लेकिन ये R में नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि R स्वतुल्य है या नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 अवयव जो हैं A में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें जो संबंध है वो किस तरीके से होना चाहिए था, उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 भी बिलोंग करना चाहिए थे R में, लेकिन वो R में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं R स्वतुल्य नहीं है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं सममित। सममित की यदि हम बात करें कि चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 जो अवयव है वो R में है, दिस इंप्लाइज, या लेकिन 2 1 R में नहीं है। चूंकि हम देखते हैं कि 1 2 जो अवयव है वो R में तो है, लेकिन 2 1 जो है वह R में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए R सममित नहीं है। तो R भी कैसा हो जाएगा, सममित नहीं होगा। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक की यदि हम बात करें कि चूंकि 1 2 किसमें था, R में था, तथा 2 3 अवयव जो है वो भी किसमें है, R में है। यदि 1 और 2 R में हैं, 2 और 3 भी R में हैं, तब 2 यहां पर कॉमन है, इसलिए 1 3 भी किसमें होना चाहिए था, R में होना चाहिए था, लेकिन वो R में नहीं है। अतः या इसलिए R संक्रामक नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः R ना तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है।
तो इस तरीके से हमें जो सिद्ध करना था, जांच करना था कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, तो हम कह सकते हैं आर ना तो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है। यहां पर प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, सिद्ध कीजिए कि ए स्टार वी बराबर ए धन 2b द्वारा परिभाषित स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर न तो क्रम विनिमेय है और ना ही साहचर। मतलब हमें एक द्विचर संक्रिया स्टार किस प्रकार से दी गई है कि ए स्टार वी बराबर ए धन 2b। तो हमें यह द्विचर संक्रिया परिभाषित है किस तरीके से, स्टार आर क्रॉस आर टू आर में। तो हमें बतलाना है जो स्टार आर क्रॉस आर से आर में है यह क्रम विनिमेय है, साहचर है या नहीं। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, दिया है हमें क्या दिया है कि जो स्टार आर क्रॉस आर है, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है। ये कैसे परिभाषित, इसको लिखते हैं हम, परिभाषित है। तो परिभाषित किस तरीके से है कि ए स्टार वी इक्व टू ए प्लस 2b, इस तरीके से हमें परिभाषित है। तो हमें क्या दिखलाना है, सबसे पहले क्रम विनिमय लिखते हैं। क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय के अंतर्गत यदि हम कोई भी दो अवयव ले लें और वो भी कैसे, जो रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पे ले ली चूंकि 3 और 4 ले ली, तो 3 और 4 तो हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, 3 द्विचर संक्रिया जो स्टार है 3 स्टार 4 बराबर, तो 3 स्टार 4 क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 धन 2 इंटू 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 धन 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो इस तरीके से हमें 3 स्टार 4 क्या मिल जाता है, 11 मिल जाता है। इसी तरीके से चूंकि क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, यदि 3 स्टार 4 लिया है तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, तथा 4 स्टार 3। तो 4 स्टार 3 हम ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 धन 2 इंटू 3 बराबर, तो 4 धन 3 दूनी 6, 6 4 10 है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 3 स्टार 4 का मान क्या है हमारा 11 और 4 स्टार 3 का मान क्या है 10, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 3 स्टार 4 नॉट इक्व टू 4 स्टार 3, इसलिए स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, हमें साहचर्य दिखलाना है। साहचर्य, तो गुणन में हम साहचर्य के लिए भी क्या होता है, 3 अवयव हमें लेने होते हैं। तो साहचर्य के लिए हम थोड़ा सा यहाँ बता दें आपको कि साहचर्य के लिए हमें दिखलाना होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्व टू, यदि ए स्टार बी कोष्टक के अंदर है स्टार सी होता है, तो हमें इसके लिए दिखलाना होता है कि जो ए स्टार है तो ये क्या हो जाता है बी स्टार सी हो जाता है। तो यदि ये कंडीशन हमारी सिद्ध हो जाती है तो हम कहते हैं वो है साहचर्य होगा। तो हम इसको साहचर्य के लिए कोई 3 एलिमेंट लेते हैं। तो हमने लिया चूंकि 8 स्टार 5 स्टार 3 बराबर तो यहाँ पर 8 स्टार 5 है, तो यहाँ पर ए स्टार बी का फॉर्मूला लगेगा तो ए धन 2 भी हो जाएगा, तो 8 धन 2 इंटू बी, तो ए हो गया हमारा, और स्टार 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 8 धन 5 दूनी 10 स्टार 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 और 8 18 स्टार 3। इसमें फिर से हमारी क्या लग जाएगी द्विचर संक्रिया की परिभाषा लग जाएगी, तो 18 धन 2 इंटू 3, 18 धन 2 गुणे 3, तो 18 धन 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 18 6 24। तो इस तरीके से हमें
8 स्टार 5 स्टार 3 का मान प्राप्त हो जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तथा क्या करेंगे, 8 स्टार 5 स्टार 3 को हम कोष्टक में लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, 8 स्टार, पहले हम 5 स्टार 3 में डेफिनेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, 5 धन 2 इंटू 3, 5 प्लस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 8 स्टार 5 प्लस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 स्टार 5 6 11 हो जाएगा। अब यहाँ से डेफिनेशन लग जाएगी हमारी, तो यहाँ पे डेफिनेशन जो लगेगी तो इससे क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 11, तो यहाँ से डेफिनेशन लगी तो 8 प्लस 11 22 आ जाएगा, और 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा पहले था वो 24 आया था, ये 30 आया, तो हम कह सकते हैं कि जो 8 स्टार 5 स्टार 3 बराबर नहीं है 8 स्टार 5 स्टार 3 के। तो इस प्रकार 8 स्टार 5 स्टार 3 नॉट इक्वल्स टू 8 स्टार 5 स्टार 3, इसलिए स्टार R क्रॉस R2 R में साहचर्य नहीं है। अतः स्टार R क्रॉस R2 R ना तो साहचर्य और ना ही क्रम विनिमय है। यहाँ पर 16वां प्रश्न है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जहाँ x बड़ा है ऋण 3π/2 माइनस 3π/2 से, लेकिन छोटा है π/2 से, लेस है π/2 से, को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो हमें दिया गया है tan इनवर्स, इसको हमें क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, तो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हमें दिया गया है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हमें दिया गया है, और x बड़ा है ऋण 3π/2 और लेस है π/2 से। तो चूंकि हमें जो दिया गया है हम इसको देखते हैं, लेके चलते हैं कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यदि हम इसको देखें तो cos x और 1 माइनस साइन एक्स, तो हम चूंकि जानते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि cos x बराबर, जो cos x होता है उसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या, कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है cos x का। इसी तरीके से यदि हम 1 की बात करें तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम साइन x को भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, तो साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सरलतम रूप में बदलते हैं। तो लिखते हैं tan इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस साइन x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। कोष्टक हम इसको बंद कर देंगे कि tan इनवर्स यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पे चूंकि एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए ऋण बी और ए धन बी होता है। तो हम इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, मतलब यहाँ पे a वर्ग धन b वर्ग ऋण 2ab, तो क्या हो जाएगा, a धन b a ऋण b का होल वर्ग। तो चूंकि यहाँ पे यदि हम देखें तो कॉस स्क्वायर है ऊपर, तो यहाँ पे कॉस को हम a मान सकते हैं या b मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। हैं टेन इनवर्स, यहां से हम देखते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन, यहां हम देखें a ऋण b का वर्ग है, वर्ग मतलब दो बार लिखना उसको, cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कॉस x/2, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो एक बचेगा टेन इनवर्स, यहां पे एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। यदि हम दोनों पक्षों से cos x/2 को कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस मतलब 10 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स cos x/2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा 10 x/2 अपॉन, यहाँ पे भी cos x/2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 x/2, यहाँ पर cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 10 x/2 अपॉन 1 माइनस 10 x/2। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, टेन इनवर्स क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस 10 x/2 अपॉन 1 माइनस 10 x/2। और यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन इनवर्स π/4 प्लस x/2 का ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिख दें कि टेन इनवर्स π/4 प्लस x/2, तो ये किसका होता है, टेन का होता है, टेन π/4 प्लस x/2 का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/4 प्लस x/2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का जो अथवा है वह है क्लास 12th IMP क्वेश्चन 5, जो सीरीज है IMP क्वेश्चंस की, तो उसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो हमने हल किया हुआ है। तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर प्रश्न क्रमांक 17 है, यदि a बराबर अव्यूह पंक्ति के रूप में 2 3 1 ऋण 4 और b बराबर 1 ऋण 2 ऋण 1 3, तो सत्यापित कीजिए कि ab का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं, हल में दिया है, तो हमें दिया क्या है, अव्यूह ए दिया है और अव्यूह बी दिया है, हम इनको लिख लेंगे, अव्यूह ए और अव्यूह बी, और फिर लिखेंगे हम सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, हम इसको लिख देंगे। तो चूंकि हमें देखें कि यहाँ जो सिद्ध करना है वो क्या है, a इंटू वी का होल इनवर्स, मतलब इनवर्स अव्यूह ज्ञात करना है a इंटू वी का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चूंकि
ए इंटू बी, हम ए इंटू बी को ज्ञात करते हैं, ए गुणित बी को ज्ञात करते हैं। तो ए अवयव क्या है, 2 3 1 ऋण 4 गुणित बी क्या है, 1 ऋण 2 ऋण 1 3। हम इनका गुणा करते हैं। तो जो पहली पंक्ति है इसका गुणा पहले स्तंभ से होता है, फिर दूसरे स्तंभ से होता है। तो यहां पर 2 का गुणा होगा 2 एकम 2 धन, 3 का गुणा ऋण 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। 2 का गुणा ऋण 2 से होगा तो 2 दूनी 4 ऋण 4, और 3 का गुणा 3 से होगा 3 त्रिका 9। इसी तरीके से 1 का गुणा 1 से 1 धन, ऋण 4 का ऋण 1 से तो 4 एकम 4। इसी तरीके से 1 का ऋण 2 से ऋण 2 धन, और 4 ऋण 4 का 3 से 4 3 12 ऋण 12। यहां से क्या हो जाएगा, 2 ऋण 3 ऋण 1, यहां से ऋण 4 धन 5 5 4 और 1 5, यहां से ऋण 2 ऋण 12 ऋण 14। तो इस तरीके से हमें a इंटू वी हमें प्राप्त हो जाता है। चूंकि हमें इसका क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ निकालते हैं, तथा मापांक ऑफ ए वी या मॉड ऑफ ए वी क्या हो जाएगा, मॉड जब हम निकालेंगे तो जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है तो मापांक जब हम निकालते हैं, मॉड जब निकालते हैं तो इनका तिर्यक गुणा हो जाता है। तो ऋण 1 का ऋण 14 से होगा तो 14, ऋण 5 का 5 से 25, तो इस तरीके से कितना बचेगा, -11, और -11 बराबर नहीं है 0 के, तो हम कह सकते हैं इसलिए ए डॉट बी का इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब यदि हमें ए डॉट वी के इनवर्स का अस्तित्व है तो हम क्या करते हैं, हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम इनवर्स निकालते हैं, जैसे कि ए वी का हम इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए वी अपॉन मॉड ऑफ ए वी। तो मॉड ऑफ ए वी निकाल चुके, अब हमें किसकी जरूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए वी की। एडजॉइंट ऑफ ए वी के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए वी ज्ञात करने के लिए हम जो दिया गया अवयव है ए इंटू वी के हम सहखंडज ज्ञात करते हैं। ए 1 1 -1 के ऊपर 1 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 14, तो यहाँ से ऋण 1 के ऊपर 2 की घात मतलब ऋण 14। ए 1 2 1 2 मतलब 3 की घात, तो ऋण 1 के ऊपर 3 की घात, और यहाँ से 1 2 मतलब 5, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 5। ए 2 1 -1 के ऊपर 2 + 1 3 हो जाएगा। ए 2 1 कितना हो गया, 5, तो यहाँ से क्या आ गया, -5 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ देख लें कि ए 2 2, तो ए 2 2 क्या हो जाएगा हमारा -1 के ऊपर 4 की पावर आ जाएगी, ए 2 2 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरीके से हमें सहखंडज प्राप्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए वी जो होगा, इन सहखंडजों से बने अवयव का परिवर्त अवयव जो होता है सहखंडज अवयव कहलाता है। तो इसका जो सहखंडज अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, ए 1 1 ऋण 14, ए 1 2 क्या हो जाएगा, ऋण 5। हमने इस पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दिया, इसी तरीके से पंक्ति को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो हम कह सकते हैं ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए वी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ए वी का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए वी अपॉन मॉड ऑफ ए वी। इसलिए मॉड ऑफ ए वी की वैल्यू क्या है, ऋण 11, तो अपॉन में है इसलिए ऋण 1/11, और एडजॉइंट ऑफ ए वी का मान कितना है, ऋण 14 ऋण 5 ऋण 5 ऋण 1। इसलिए
क्या हो जाएगा, यदि ऋण का हम गुणा कर दें तो 1/11, यहाँ ऋण का गुणा होगा तो 14, यहाँ ऋण का गुणा होगा तो 5, यहाँ ऋण का 5 और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी प्राप्त हो जाता है। अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम देख लें कि इनका इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो हम लिखते हैं अब मॉड ऑफ ए बी बराबर, चूंकि जो ए है उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या दी थी, 2 1 3 -4। तो हम यहाँ से मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ऋण 8 ऋण 3 एकम 3, तो 8 और 3 11, ऋण 11 बराबर नहीं है 0 की, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसी प्रकार हम मॉड ऑफ बी निकाल लें, यदि मॉड ऑफ बी की बात करें तो बी बराबर हमारा क्या था, 1 ऋण 1 ऋण 2 और 3। यदि हम इसका निकालें तो 3 एकम 3 ऋण 2 एकम 2, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 3 ऋण 2 बराबर 1 बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रकार कह सकते हैं, इसलिए बी इनवर्स और ए इनवर्स का अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है। इसलिए अब यदि हम इसके व्युत्क्रम अवयव की बात करें, इनवर्स की बात करें, तो इसको हम डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे आएगा। तो हम इसके ए इनवर्स की बात करते हैं, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/11 तो ऋण 1/11, और इसका जो अवयव होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 4, और ये a1 है, a1 मतलब प्लस का होता है, तो क्या आ जाएगा, ये ऋण 4 आ जाएगा। अब यदि हम इसकी बात करें, ए क्या है, a12 है, तो a12 जो है इसकी a12 मतलब ये माइनस का होगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से यदि हम देखें कि a21 ये माइनस का होगा, तो -3 हो जाएगा ये। यहां से देखें a22 प्लस रहेगा और 2 है, तो इस तरीके से हमें ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तथा बी इनवर्स की यदि हम बात करें तो इसका मान क्या है, 1, तो 1/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनवर्स की बात करते हैं, a11 प्लस का रहेगा और 3 आ जाएगा, a12 माइनस का रहेगा और माइनस का 1 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं a21 प्लस का है और ये माइनस का 2 है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं a22 प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो बी इनवर्स हमारा क्या आया है, 3 2 1 1 इंटू क्या है, -1/11 इंटू में है, गुणा में है, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 1 2। तो यहाँ पे जो माइनस है इसका हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं और 1/11 को बाहर निकाल दे रहे हैं, 3 2 1 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण का गुणा हो जाएगा, तो 4 1 3 ऋण 2, यहाँ से 1/11। यदि हम इनका गुणा करें तो डायरेक्ट गुणा देखते हैं, 3 का गुणा होगा 4 3 12, 2 का गुणा होगा 2 एकम 2, तो ये जुड़ जाएंगे, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ देखते हैं 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ पे देखते हैं 1 का गुणा 4 से, 1 का गुणा 1 से, तो 4 और 1 5। यहाँ देखते हैं 3 1 या 3 1 ऋण 2, तो क्या हो जाएगा, 3 ऋण 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमें बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स क्या प्राप्त होता है, 1/11 14 5 5 1, और हमें तथा ए बी का इनवर्स हमें क्या प्राप्त हुआ था, 1/11 14 5 5 1। अतः ए बी का इनवर्स बराबर
V इनवर्स डॉट A इनवर्स, हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया गया है पंक्ति के रूप में y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। हम इसको प्रूव्ड करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और हम इसको दिखला देंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सारणिक y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। यदि हम इस सारणिक को देखें जो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले हैं, तो इस सारणिक में हमें एक बात मिलती है, यदि हम इन पंक्तियों को आपस में जोड़ दें तो यहाँ देखो वाई 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 3y प्लस के, यहाँ देखें वाई 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 3y प्लस के और 3y प्लस के, तो हमें इतना जो पार्ट है वो प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के जो लेके चले हैं, संक्रिया R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रहा है वो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 3y प्लस के, यहाँ पे भी 3y प्लस के 3y प्लस के, और इनमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। यदि हम 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, यदि तीनों स्तंभों से हम 3y प्लस के को कॉमन निकाल दें तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस के को C1 C2 C3 से उभयनिष्ठ लेने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो 3y प्लस के को यदि हम निकाल दें तो यहाँ क्या बचा 1y y 1y प्लस के y 1y y प्लस के। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पहला जो यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें जो अवयव है वो 1 1 है, इसलिए यदि हम यहाँ पर संक्रियाओं का प्रयोग करके इनको आपस में घटा लें तो हम यहाँ संक्रिया का उपयोग करते हैं। संक्रिया 2 चेंज करते हैं हम C2 माइनस C3 से, यदि C2 में से C3 को घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसी तरीके से C3 को हम चेंज करते हैं C3 माइनस C1 से, यदि हम C3 में से C1 को घटा दें तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। 3y प्लस के, यहाँ देखते हैं इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, y यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ y प्लस के माइनस y तो k बचेगा, यहाँ y में से y प्लस के तो y माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस k। इसी तरीके से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ से y माइनस y 0 हो जाएगा, y प्लस k में से y घट जाएगा तो क्या बचेगा k बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें दो अवयव क्या हो गए, शून्य हो गए, तो हम इस पंक्ति के सापेक्ष क्या कर दें, विस्तार कर दें। तो लिखते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, करते हैं विस्तार हम। तो 3y प्लस के हमें पहले से पता है 1, यदि हम इसको लें तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर 0, तो 0 से गुणा होता है क्या बचेगा के स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम देखें तो शून्य हो जाएगा, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3y प्लस के इंटू, यहाँ से हम देखें कि के स्क्वायर का 1 से करेंगे, यहाँ तो 0 है तो क्या बचेगा के स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात ये हमारे क्या हो गई राइट हैंड साइड हो गई।
तो इसी को हमें प्रूव्ड करना था। प्रश्न क्रमांक 18 है, बिंदु 2 5 ऋण 3 की समतल आर वेक्टर डॉट 6i - 3j + 2k = 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक बिंदु दिया गया है, उसकी हमें समतल से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या दिया है, हमें एक बिंदु दिया गया है। तो इस बिंदु का यदि हम सदिश की बात करें, सदिश वेक्टर की बात करें, तो जो बिंदु होता है उसे हम ए वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं, और ए वेक्टर से यदि दर्शाते हैं तो इसको हम सदिश रूप में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। तो इस तरीके से हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। चूंकि यदि हम समतल की तुलना करें, चूंकि हम जानते हैं कि समतल का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहाँ पे एन वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और डी का मान 4 हो जाएगा, तथा एन वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, तथा एवं या डी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो हमें ये प्रश्न से प्राप्त हो गए। चूंकि बिंदु किसकी, 2 5 ऋण 3 की समतल से दूरी हमें बताना है, समतल से दूरी। तो यदि किसी समतल से हमें किसी बिंदु की दूरी यदि समतल से बतानी होती है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। मॉड ए वेक्टर का मान क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप इंटू एन वेक्टर का मान क्या है, 6i कैप माइनस 3j प्लस 2k कैप, ऋण डी का मान क्या है, 4 मॉड अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, अर्थात क्या होगा, रूट के अंदर कोफिशिएंट जो आई जे के गुणांक हैं उनका वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग। यहाँ से हम देखते हैं कि मॉड यदि दो, यहाँ पे क्या है, डॉट मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए आई जे जे के का गुणा हो जाएगा आपस में। तो 6 दूनी 12 ऋण 5 तिरी 15 ऋण 3 दूनी 6 ऋण 4 बटी क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम रूट की बात करें तो 6 6 36 3 3 9 2 दूनी 4, तो 36 4 49, कितना हो जाएगा 49। तो इस तरीके से हम यदि यहाँ देखें तो हमें क्या मिलता है, 15 6 21, और यहाँ पे ऋण के 21 धन 12 है, और यहाँ पे ऋण के 4 भी हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 13 बटे, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 7। तो हम ऋण 13 मॉड है इसलिए 13 आ जाएगा, 13 बटे 7। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु 2 5 ऋण 3 की समतल से दूरी 13/7 इकाई है। तो यही हमें ज्ञात करना था। क्रमांक 18 का, अथवा उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 ऋण 4 से जाता है और 2 3 ऋण 1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, एक बिंदु है। तो हम यदि इस बिंदु का हमें क्या करना है, समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, तो इस बिंदु को सबसे पहले हम सदिश रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो हम लिखते हैं कि बिंदु 5 2 ऋण 4 का स्थिति सदिश। तो इस बिंदु को हम ए वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5i कैप धन 2j ऋण 4 की, तथा रेखा दी गई है जिसके दिक् अनुपात 2 3 ऋण 1 हैं।
तो इस रेखा पर समतल क्या है, लंब है। तो हम लिखते हैं समतल के लंब का अभिलंब सदिश। का अभिलंब सदिश। तो अभिलंब सदिश क्या बन जाएगा हमारा, एन वेक्टर बराबर 2i कैप धन 3j। अब हम चूंकि जानते हैं कि समतल का सदिश समीकरण का सूत्र होता है, लिखते हैं चूंकि समतल का सदिश समीकरण क्या होता है, समतल का सदिश समीकरण आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर बराबर 0। तो इसमें हम इस ए वेक्टर और एन वेक्टर के मान रख देते हैं, रखते हैं इसमें हम आर वेक्टर ऋण ए वेक्टर के मान यदि हम देखें तो क्या है, 5i धन 2j ऋण 4 की, और यहां पे एन वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 2i धन 3j ऋण की बराबर 0। प्रकार हमें यह एक सदिश समीकरण प्राप्त हो जाता है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमें क्या करना है, सदिश समीकरण के साथ साथ कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है, तो इस सदिश समीकरण को हम कार्तीय समीकरण में व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 1 को कार्तीय समीकरण में व्यक्त करने पर, जब हम इसको कार्तीय समीकरण में व्यक्त करेंगे तो हम यहाँ पे r, जो r का स्थिति सदिश होता है, क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि r वेक्टर बराबर xi धन yj धन z की। तो इस तरीके से हम ये समीकरण 1 में r वेक्टर का मान रख देते हैं, रखते हैं यहाँ पे मान रखते हैं r वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, xi धन yj धन z की माइनस 5i धन 2j ऋण 4 की, इसका गुणा किससे होगा, 2i से धन 3j ऋण k बराबर 0। तो यहां से हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, ऋण में हैं, इसलिए घट जाएंगे। तो i का i से घट जाएगा, j का j से और k का k से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x ऋण 5i, इसी प्रकार y ऋण 2j धन z, अब यहाँ पे ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो z धन 4k, और यहाँ पे 2i धन 3j ऋण k बराबर 0। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में किस प्रकार है, डॉट मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसका जो अदिश गुणन है इसको हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x ऋण 5 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा, तो क्या हो जाएगा 2 धन y ऋण 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 y ऋण 2 धन, इसी तरीके से यदि हम z धन 4 का ऋण 1 कहलाया यहाँ पे, तो ऋण 1 से होगा, तो क्या होगा ऋण 1 z धन 4 बराबर 0। यहां से हम देखते हैं इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 का होगा तो 2x ऋण 5 दूनी 10 धन 3y ऋण 3 दूनी 6, अब ऋण का गुणा होगा तो ऋण z ऋण 4 बराबर 0। यहां हम देखते हैं 2x धन 3y ऋण z, अब यहाँ पर ऋण 10 ऋण 6 16 4 20 ऋण 20 बराबर 0, इसलिए 2x धन 3y ऋण z बराबर 20। तो इस प्रकार से हमें ये समतल का कार्तीय समीकरण प्राप्त हो जाता है।